वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी डीमिस्टिफाइंग सोशियोलॉजी फॉर यूपीएससी सीएसई। इसका पेपर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं। ये बुक लिखी गई है मेरे द्वारा, आलोक त्रिपाठी। और प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रेंथ्स ऑफ रिसर्च मेथडोलॉजी। इसमें हम कवर कर चुके हैं पॉजिटिविज्म, पार्शियल पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, और हमने थोड़ा बहुत एंटी पॉजिटिविज्म के बारे में भी जाना है। लेकिन इन दोनों टॉपिक को अभी हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो अपना लेक्चर रहेगा वह इन दोनों टॉपिक पर ही फोकस रहेगा। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पीवाईक्यू भी डिस्कस किए हैं। अब देखते हैं इंटरप्रेटिविज्म। इंटरप्रिटेशन थ्योरी, सबसे पहला डाउट जो आपके माइंड में आना चाहिए, इसको इंटरप्रिटेशन थ्योरी कहते ही क्यों है, ये क्या इंटरप्रेट करता है, और इस थ्योरी में इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको इंटरप्रेट मीन बताता हूं। इंटरप्रेट मीन्स होता है मीनिंग, अंडरस्टैंडिंग, समझना। ये इसके कुछ वर्बल अंडरस्टैंडिंग है। तो जो इंटरप्रिटेशन थ्योरी है ये पॉजिटिविज्म को अमेंड करने की बात करती है या रिवीजन करने की बात करती है पॉजिटिविज्म को, ना कि ये पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट करने की बात करते हैं। ये पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट नहीं करते हैं। अगर इस लाइन को पढ़ें तो ये समझ में आता है ये कोई मिडिल पाथ फॉलो कर रहे हैं, पॉजिटिविज्म एंड नॉन पॉजिटिविज्म, पर्टिकुलरली माइक्रो थ्योरी के बीच में। एक बार अपना चार्ट देखते हैं। नॉन पॉजिटिविज्म और पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म जो बात करता है ये फैक्ट बेस्ड रहने की बात करता है, और जो एंटी पॉजिटिविज्म है पर्टिकुलरली ये वैल्यू बेस्ड रहने की बात कर रहे हैं। जबकि इंटरप्रेटिविज्म इसको रिवाइज करने की तो बात कर रहे हैं कि इसमें कुछ अमेंडमेंट होने चाहिए, लेकिन ये कह रहे हैं इसमें जो अच्छा है उसको उठा लीजिए, इसमें जो अच्छा है उसको उठा लीजिए और कुछ और अच्छा बना लीजिए, ऐसे कुछ ये कह रहे हैं। तो ये रिवाइजिंग पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ओरिएंट जो ज़्यादातर हो रहे हैं वो एंटी पॉजिटिविज्म की तरफ हो रहे हैं, इसीलिए इनको नॉन पॉजिटिविज्म में रखा जाता है। इनका जो मेथड है उसे कहा था वर्स्टिहन मेथड। अब चलिए देखते हैं वर्स्टिहन मेथड। जैसे हमने पॉजिटिविस्ट के लिए पढ़ा, वो यूज करते हैं साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड हम प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, अगर आपको नहीं आता हो तो वो लेक्चर आप रेफर कर सकते हैं। और साइंटिफिक मेथड में हमने कुछ प्रोसीजर्स पढ़े। मेथड्स मींस प्रोसीजर, और स्टेप्स। और स्टेप्स में क्या करते थे, हाइपोथेसिस से थ्योरी बनाने की कहानी थी साइंटिफिक मेथड। और फिर हमने इसके कुछ क्रिटिक भी पढ़ लिए थे जो कि पोस्ट पॉजिटिविस्ट क्रिटिक थे। अब बात करते हैं वर्स्टिहन मेथड की, जो कि मेथड है इंटरप्रिटेशन थ्योरिस्ट के। वर्स्टिहन मेथड के अकॉर्डिंग ट्रुथ मस्ट बी एक्सप्लोर्ड इन ए कंटेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। यहां पे ये कह रहे हैं जो ट्रुथ है, ट्रुथ कहिए या फैक्ट कहिए, जब फैक्ट को एक कंटेक्स्ट में स्टडी करते हैं तब वो कहा जाता है ट्रुथ। पहली चीज तो आप याद रखिए, मींस फैक्ट से भी ऊपर की चीज है ट्रुथ, क्योंकि फैक्ट है प्लस कंटेक्स्ट है तब कहीं आप सच्चाई जान पाते हैं। तो इसलिए जो वर्स्टिहन मेथड या जो इंटरप्रिटेशन थ्योरिस्ट हैं वो ट्रुथ पर फोकस करते हैं, ना कि फैक्ट पर। तो ये कह रहे हैं अगर ट्रुथ जानना है तो कंटेक्स्ट को पढ़ना पड़ेगा। अब कंटेक्स्ट में क्या क्या आता है, कंटेक्स्ट में आता है हिस्ट्री, कल्चर, नॉर्म्स एंड वैल्यूज। अभी मैं ये एग्जांपल बताऊंगा तो आपको कंटेक्स्ट का मीनिंग समझ में आ जाएगा। एज पर वेवर, डेटा इज नॉट सफिशिएंट पर से, खुद में डेटा सफिशिएंट नहीं होता, अकेले आप डेटा से सब कुछ कर लें ऐसा नहीं होगा। हेंस वी हैव टू सप्लीमेंट दिस स्टैटिस्टिकल डेटा विद द रिजल्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, मींस कंटेक्स्ट मींस ट्रुथ फाइंडिंग। ऑफ कंटेक्स्ट, कल्चर, हिस्ट्री टू हैव ए बेटर सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। तो ये जो बेटर शब्द है मींस किसी से कंपैरिजन कर रहे हैं। ये किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, पॉजिटिविस्ट से। ये कह रहे हैं पॉजिटिविस्ट से अगर बेटर बनना है तो हमें कंटेक्स्ट डेटा के साथ कंटेक्स्ट को स्टडी करना पड़ेगा। ये कुछ कहना है
वेबर साहब का। वेबर इज नॉट एंटी पॉजिटिविस्ट। मैंने आपको बताया वेबर जो है वो एंटी पॉजिटिविस्ट नहीं है। वेबर अपना खुद में एक मेथड लिए बैठे हैं जिसका नाम है वर्स्तिहन, और ये रिवाइजिंग पॉजिटिविज्म की बात कर रहे हैं। मीन्स ये डेटा को कंटेक्स्ट के साथ जब रख देते हैं, इसको डेटा कहिए या कहिए, एक और इसको थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ, फैक्ट प्लस कंटेक्स्ट, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो एक हायर अंडरस्टैंडिंग बनती है जिसको कहते हैं ट्रुथ, और इस ट्रुथ को ही इंटरप्रेट करते हैं वेबर, तो इसलिए इनको कहा गया इंटरप्रिटेशन थ्योरिस्ट। वेबर इज नॉट एंटी पॉजिटिविस्ट, ये तो आपने देख लिया। एस ही डज नॉट कैटेगरिकली रिजेक्ट साइंटिफिक मेथड, ये साइंटिफिक मेथड की कोई अच्छाई या बुराई ऐसे नहीं बताते हैं, रिजेक्ट तो करते ही नहीं उनको, मीन्स उनको यूज करने की बात ये कह सकते हैं। रादर ही एडवोकेट्स फॉर कन्वर्जेंस ऑफ बोथ, बजाय कि उसको क्रिटिसाइज करने के ये कहते हैं आप दोनों यूज कर सकते हैं, साइंटिफिक मेथड भी यूज कर सकते हैं, साथ में मेरा वर्स्तियन भी लगाइए और ट्रुथ की तरफ चले जाइए। और ये इंटरप्रिटेशन किसका कर रहे हैं? फॉर फाइंडिंग ट्रुथ, हिस्ट्री, कल्चर, इंपेरिकल एविडेंस, इन सभी का बैकग्राउंड देख के ये चलते हैं। कुछ स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे थे सर फैक्ट का कुछ समझ में नहीं आता, फैक्ट क्या होता है? मैं फैक्ट को आपको एक बहुत इजी एग्जांपल से बताता हूं। सन राइजेस इन द ईस्ट, रफ पेज लेता हूं वहां बताऊंगा। ये लीजिए, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये कहा जाता है ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है। अब ये फैक्ट क्यों है? क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में आप डेली खड़े हो जाइए, देखिए ईस्ट में देखिए, आपको वहां से राइज होता क्या दिखेगा? अकेला सन। मींस आंख जो दिखे वही लिखें, तो वो हो गया फैक्ट, तो दिख तो जाता है। तो पहला पैरामीटर क्या हो गया? दिखे और उसको ही लिखें हम लोग, एक तो पहला पैरामीटर हो गया। दूसरा पैरामीटर हो गया डेली दिखे, मींस चेंज ना हो, बस ये हो गया फैक्ट। सन राइजेस इन द ईस्ट, डे 1 देखा तब भी वही, डे 2 देखा तब भी वही, डे 3 देखा तब भी वही, इसलिए इसको कह दिया फैक्ट। अगर डे 2 में आप देखने जाते और सन की जगह ये हो जाता भाई मून राइजेस इन द ईस्ट, और तीसरे दिन हो जाता भाई मार्स राइजेस इन द ईस्ट, ऐसे कुछ बदलता रहता, तो आप इसको फैक्ट नहीं कहते। दूसरा, डे 2 में जाते आप लिखते सन राइजेस इन द वेस्ट, फिर नॉर्थ, डे 3 में देखते तब भी ये फैक्ट नहीं होता। तो आप देख रहे हैं जो दिख रहा है, दिख तो डे 2 पे भी कुछ ना कुछ रहा होता है, लेकिन वो डे 1 से कुछ ना कुछ सिमिलरिटी रख रहा हो, तब उसको फैक्ट कहेंगे। तो ये है फैक्ट का कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल, और देसी भाषा में जो दिखे वो लिखें और डेली दिखे, बस इतना है फैक्ट। तो एज पर वर्स्तिहन मेथड फैक्ट डू एग्जिस्ट इन ए कंटेक्स्ट, ये करें फैक्ट जो है जो आपको दिखता है वो अकेला उसको देखना ही देखना नहीं है, उसका कंटेक्स्ट भी स्टडी करिए। अब कंटेक्स्ट क्या होता है? कंटेक्स्ट मैंने आपको बता दिया, हिस्ट्री, कल्चर, इंपेरिकल एविडेंस, ये सब एविडेंस वो कंटेक्स्ट होता है। फिर भी आपको शायद ये बात समझ में ना आ रही हो, मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल लगा रखा है। मैं आपसे कहूं डेमोक्रेसी, मैंने एक शब्द बोला डेमोक्रेसी, चलिए डेमोक्रेसी की स्टडी करिए, तो आप मुझसे क्या कहेंगे? सर डेमोक्रेसी की स्टडी, ये इतना वेग स्टेटमेंट आप क्यों बोल रहे हैं? तो थोड़ा स्पेसिफिक बोलिए, इंडिया में करें, कहाँ करें, यूके में करें, यूएसए में करें, क्योंकि सबकी डेमोक्रेसी अलग है। तो आप समझिए, आपने अकेला फैक्ट पे भरोसा नहीं किया, जो कि सोशल फैक्ट था एक डेमोक्रेसी, सोशल फैक्ट एक डेमोक्रेसी था, जो आपने अकेला उसकी बात नहीं करी, आपने कहा नहीं कंटेक्स्ट बताइए मुझे, तब स्टडी का कोई मतलब है। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो इंडिया में कर लो। तो जब फैक्ट के साथ कंटेक्स्ट मिला तब वो ट्रुथ की तरफ रिसर्च गई, और इस मेथड को कहा जाता है वर्स्तिहन मेथड। मैं आपको बता रहा हूं इतना इजी करके आपको कोई टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि उन्होंने ये सब्जेक्ट फील नहीं किया है। मैंने ये सब्जेक्ट फील किया है, इसलिए मैं आपको ये एग्जांपल्स अपनी तरफ से दे पा रहा हूं। डेमोक्रेसी मैंने आपको बोला, तो आप मुझसे पूछेंगे सर कंटेक्स्ट बताइए, इन यूएसए, इन इंडिया, इन यूके। अगर मैंने कहा चलिए आप इंडिया की ही बात करिए, तो फिर भी आप मुझसे कंटेक्स्ट पूछ सकते हैं। सर फ्रॉम नेशनल मूवमेंट, फ्रॉम वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास, फ्रॉम गांधीयन आइडियोलॉजी, कास्ट रीजनलिज्म, मीन्स जो डेमोक्रेसी का भी पर्सपेक्टिव है वो भी अलग अलग है। मीन्स अगर इंडिया में भी आ जाएं फिर भी कंटेक्स्ट बहुत सारे हैं।
मींस कंटेक्स्ट के अंदर कंटेक्स्ट चला रहता है। आप देख रहे हैं कितनी सोशल रियलिटी डायनेमिक है। तो अब आप देखिए, मैंने आपको जो बताया था डे 1 में जो आपको दिखे डे 1 फैक्ट 1, वही डे 2 में फैक्ट 2 दिखे, डे 3 में फैक्ट 3 दिखे, और F1 वही फैक्ट 1 2 3 डेली दिखे, तब इसको कह दिया सोशल फैक्ट। ये तो कुछ कहना है पॉजिटिविस्ट का, लेकिन जो आपके इंटरप्रेटिविस्ट हैं या नॉन पॉजिटिविस्ट हैं वो ये कह रहे हैं ये जो फैक्ट है ये आपको डेली दिख ही नहीं सकता, क्योंकि कंटेक्स्ट में जितना अंदर चलते जाएंगे रियलिटी चेंज होती जाएगी, रियलिटी चेंज होती जाएगी। तो ये कह रहे हैं बस आप कंटेक्स्ट स्टडी करिए, इन पागलपंती में मत पढ़िए कि फैक्ट पढ़ रहे हैं और फैक्ट को ही सत्य मानते चले जा रहे हैं। आप कंटेक्स्ट में अंदर जाते जाइए और चेंजिंग डायनेमिक रियलिटी या चेंजिंग रियलिटी पढ़ते जाइए। Western approach is associated with George Gemmell, Max Weber and William Dithe। बात करें विलियम डिथे की, तो ये कहते हैं नॉलेज कैन बी गैदर्ड बाय 3 काइंड ऑफ हर्मेनेटिक्स, मींस 3 काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इससे पहले हम देख चुके हैं गिडन साहब भी हर्मेनेटिक्स की बात करते हैं, वो सिंगल और डबल हर्मेनेटिक्स की बात करते हैं। सिंगल को वो कहते हैं पॉजिटिविस्ट है और डबल को वो नॉन पॉजिटिविस्ट में काउंट करते हैं। ये यहाँ पे 3 काइंड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। क्या है, सिमिलर केस है, बस इन्होंने इसको तीन में क्लासीफाई किया है, एक्सपीरियंस, एक्सप्रेशन एंड कंप्रीहेंशन। ये कह रहे हैं अगर आपको किसी फैक्ट को समझना है और उसका ट्रुथ एनालाइज करना है, ट्रुथ, तो आपको 3 लेवल पे देखना पड़ेगा, एक तो एक्सपीरियंस, एक एक्सप्रेशन, एक कंप्रीहेंशन। मान लिया कास्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए आप एक इंडिविजुअल कास्ट को कैसे एक्सपीरियंस करता है। एग्जाम्पल, गांधी का कास्ट एक्सपीरियंस अलग है और अंबेडकर साहब का कास्ट एक्सपीरियंस अलग है। फिर उसके बाद देखिए एक्सप्रेशन, कि कास्ट को एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने कैसे एक्सप्रेस किया है। अब एक्सप्रेशन कैसे देख सकते हैं, थ्रू हिस्ट्री, बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज, ट्रैवल ब्लॉग्स। तो इससे पता लगता है पॉजिटिविज्म शुड बी सप्लीमेंटेड, ये क्वेश्चन देखिए, ये कीवर्ड सप्लीमेंटेड बाय द टेक्स्ट टू मेक सेंस ऑफ रियलिटी। मींस पॉजिटिविज्म के साथ आप ये एक्सपीरियंस और एक्सप्रेशन का तड़का लगा दीजिए। फिर उसके बाद आता है कंप्रीहेंशन, इन दोनों को मिक्स कर दीजिए, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सप्रेशन एंड एक्सपीरियंसेस। वी कैन हैव ए बेटर व्यू, मींस व्यू ऑफ ट्रुथ, व्हेन फैक्ट्स एंड कंटेक्स्ट, तो ये कंटेक्स्ट जो है एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन आर जक्सटापोज्ड, साथ साथ रखे जाएं, मींस फैक्ट प्लस एक्सपीरियंस प्लस एक्सप्रेशन, जब ये सब साथ में मिल जाते हैं तब कहीं ट्रुथ जैसी चीज समझ में आती है, और इसको ही कहा जाता है वस्तिहन। एक और स्कॉलर हुए जॉर्ज जेमेल, नॉलेज इज सब्जेक्टिव एंड इनफाइनाइट। ये कहते हैं नॉलेज तो इनफाइनाइट है, तो अगर कोई चीज इनफाइनाइट है तो उसे समझने के लिए भी बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी और उसके कंटेक्स्ट को तो समझना ही पड़ेगा। नॉलेज अबाउट एनीथिंग इज सब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव नहीं कहते हैं। जैसे पॉजिटिव नॉलेज को ऑब्जेक्टिव कहते हैं कि जैसा दिखे और लगातार दिखे, वैसे ये कहते हैं हमेशा लगातार दिखेगा नहीं, चेंज हो जाएगा, इसलिए सब्जेक्टिव है, इसीलिए इनफाइनाइट है। आप डेमोक्रेसी को कैसे पढ़ सकते हैं, मैंने आपको एग्जांपल बताया। आप डेमोक्रेसी को देख सकते हैं इन यूएसए डेमोक्रेसी कैसी है, इन इंडिया कैसी है, इन यूके कैसी है। फिर अगर इंडिया में भी बात करें तो डेमोक्रेसी को और इन डेप्थ पढ़ सकते हैं, फ्रॉम नेशनलिस्ट मूवमेंट डेमोक्रेसी कैसा दिखती है, वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास डेमोक्रेसी कैसे दिखता है, और गांधीयन आइडियोलॉजी में डेमोक्रेसी क्या थी, कास्ट में डेमोक्रेसी क्या मीनिंग है, रिलीजन में डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग है, और रीजनलिज्म में डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग है। आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी को अगर आप डिटेल में पढ़ें तो वह आपको इनफाइनाइट सी समझ में आएगी। तो इसीलिए कहा गया डेविल लाई इन डिटेल्स, जितना आप कंटेक्स्ट स्टडी करते जाएंगे उतनी इंफॉर्मेशन आपको रिवील होती चली जाएगी। तो इसलिए
आप और ट्रुथ के पास आते जाएंगे। Knowledge about anything is subjective, so merely by scientific research, reality cannot be totally explored. Totally, ये कह रहे हैं जो पॉजिटिविस्ट ये कहते हैं कि फैक्ट के द्वारा हम टोटल रियलिटी पता कर लेंगे। वो कह रहे हैं ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। आप अंदर चलते जाएंगे, कंटेक्स्ट में अंदर जाते जाएंगे, रियलिटी आपको अलग अलग समझ में आती जाएगी। तो इसलिए आप टोटल तो कुछ भी नहीं पता कर सकते। ही एडवोकेटेड दैट सोशलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये कहते हैं क्योंकि सोशलॉजी ह्यूमन बिहेवियर को रीड करती है, एंड कल्चर, लेकिन साथ में कंटेक्स्ट मींस कल्चर, विच कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। अब कल्चर को आप क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते हैं, तो कल्चर को आप पॉजिटिविस्ट तरीके से तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, ये भी इनका कहना है। एंड कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिवली एनालाइज। आप ये कह रहे हैं जैसा है वैसा ही बने रहे, मैं बार बार आऊँ, मैं स्टडी करूँ, ये चेंज ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो इसमें तो सब्जेक्टिविटी है कल्चर में। Therefore, sociology should develop concepts and ideas on the basis of which one can understand reality. अब ये करें जैसा आपको समझ में आ पाए, जितना आप समझ पाए, आप जितना डिटेल में जाएंगे, मैंने आपको बताया डेविल लाई इन डिटेल, जितना आप कंसेप्ट को खोलते चले जाएंगे वो खुलता चला जाएगा। तो इसलिए आपको अगर सोशोलॉजिकल रिसर्च करनी है तो आप भलाई उसमें ही है, आप जितना समझ पाए उतना ही करें। आप ये बस क्लेम करने में ना लगे रहें कि हम हैं फैक्चुअल और हमने अचीव कर ली है टोटलिटी, ऐसी कुछ बातें ना करें क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए पॉजिटिविज्म में जो है वो है ऑब्जर्वेशन और उसी ऑब्जर्वेशन का एक्सप्लेनेशन। आप ऑब्जर्वेशन सही है गलत है, ऑब्जर्वेशन के बारे में कुछ भी आपको नहीं पता, आप बस उस ऑब्जर्वेशन को सही मान के एक्सप्लेनेशन करते रहते हैं। जबकि नॉन पॉजिटिविज्म में ऑब्जर्वेशन तो है, साथ में अंडरस्टैंडिंग है, मीन्स इंटरप्रिटेशन है। तो इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या है? सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, या कभी कभार इसको ये भी कह दिया जाता है सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्टिव रियलिटी। लेकिन ये मेनली कहते हैं माइक्रो सोशोलॉजिस्ट कि वो रियलिटी को भी सब्जेक्टिव मानते हैं और उसकी अंडरस्टैंडिंग को भी सब्जेक्टिव मानते हैं। जैसे फिर से मैं यहां पे आता हूं, ये जो पॉजिटिविस्ट हैं ये कहते हैं ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव होगी, जैसा है वैसा आप समझ जाएंगे, मीन्स आपके समझने में भी कोई हेरफेर नहीं होगा। उसके बाद ये रियलिटी को भी ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ये कहते हैं पॉजिटिविस्ट। तो इनके स्टेटमेंट से क्या समझ में आता है? ये रियलिटी को भी ऑब्जेक्टिव कह रहे हैं कि रियलिटी भी बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव नहीं है और हम उस रियलिटी को भी अच्छी तरीके से एक व्यू से समझ सकते हैं। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव, मीन्स मेरा जो व्यू होगा वह पर्टिकुलर होगा, चेंज नहीं होगा। अगर इंटरप्रिटेटिव की बात करें, ये कहते हैं सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ये इंटरप्रेटिविज्म की कुछ बातें हैं। लेकिन अगर बात करें एंटी पॉजिटिविस्ट की, ये कहते हैं सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्टिव रियलिटी, ये रियलिटी को भी सब्जेक्टिव बोलते हैं और कहते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग भी सब्जेक्टिव है। अब देखिए सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी की बात करें, एक पेन है, एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, पेन जैसा है वैसा ही दिखता है। लेकिन उसकी सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग कैसी हो सकती है? केजरीवाल जी की पॉकेट में जब पेन लग जाता है 3 रुपए वाला, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ अलग है। जब वो पेन लगाते हैं तो दुनिया उसको कैसे देखती है? आम आदमी, तभी 3 रुपए वाला लगाए हैं। जबकि एक राइटर जैसे आलोक त्रिपाठी वो पेन लगा लें तो उसकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, वह कुछ विजडम से देखा जा सकती है। वहां पे क्या है, वो पॉलिटिक्स के रूप में देखी जाती है। लेकिन यहाँ पे विजडम,
राइटिंग, इस रिस्पेक्ट में देखा जा सकता है उसी पेन को। बात करें वेपन्स की, ये भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, जैसे वेपन है हमेशा ही रहते हैं, लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्टिव कैसी हो सकती है। एक वेपन आप देखेंगे पुलिस ऑफिसर के अराउंड, एक आईपीएस है उसके आसपास आप वेपन देखते हैं, तो आप देखेंगे वो जो वेपन उसके आसपास दिख रहे हैं उसकी मीनिंग कुछ अलग है। लेकिन एक जो वेपन आप देखते हैं उसके आसपास, एक पॉलिटिशियन के आसपास जो वेपन्स होते हैं उसके जो चेला लोग होते हैं वो वेपन लिए होते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग अलग है। आपके माइंड में कुछ अलग मीनिंग ही दोनों की बनती है। इसीलिए कहा जाता है सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी थ्रू वर्स्टिहन। अब बात करते हैं मैक्स वेबर की। ये कहते हैं सोशल एक्शन इज प्राइमरी, आफ्टर दैट सोशल स्ट्रक्चर विल कम। मैंने आपको सोशल एक्शन की मीनिंग बता दिया था, फिर से मैं एक बार बताता हूं। सोशल एक्शन मतलब ऐसा किया गया एक्शन या काम जो कि सोसाइटी को देख कर किया जाता है। अभी भी आप नहीं समझे होंगे, एक एग्जांपल फिर से देता हूं सोशल एक्शन का। आपका एक फ्रेंड है और आप हैं, बचपन का फ्रेंड है और हॉस्टल में आप साथ में रहे और वो आपका रूममेट भी रहा। तो फ्रेंड 1 जो कि आप हैं और फ्रेंड 2 आपका मित्र है, वो एक साथ बैठते हैं और कुछ चर्चा करते हैं। चर्चा, एक सिनेरियो दूसरा लेते हैं, फ्रेंड 1 है, फ्रेंड 2 है, प्लस उस फ्रेंड का सन भी है साथ में बैठा हुआ, तो एक आप चर्चा करते हैं। आप मुझे बताइए आपकी जो चर्चा होगी दोनों केस में, क्या वो सिमिलर होगी? शायद ना हो। इस केस में आप बहुत प्राइवेट बातें भी कर सकते हैं जो आप और इनके बीच रही होंगी, मीन्स आप अपने जवानी के किस्से याद करेंगे, कैसे हम लोग कॉलेज लाइफ में किया करते थे, कुछ भी लड़ाई दंगे, ऐसी कुछ बातें। जबकि बच्चे के साथ जब आप बैठे होंगे तो आप शायद उसकी एजुकेशन पे डिस्कस कर रहे हो, आप मोरलिटी पे डिस्कस कर रहे हो, आप रामायण की बात कर रहे हो। तो आप देख रहे हैं कैसे सोशल कंटेक्स्ट बदल रहा है। अब चलते हैं वेबर पर। तो आपने देखा सोशल एक्शन ने बदला क्या? सोशल रियलिटी, और सोशल रियलिटी बदल जाती है तो सोशल स्ट्रक्चर भी बदल जाता है, ऐसा कुछ है कहना वेबर का। चलिए देखते हैं। एवरी रियलिटी इज द प्रोडक्ट ऑफ सोशल एक्शन। जैसे इस रियलिटी की बात करें, ये रियलिटी कुछ अलग थी और ये रियलिटी कुछ अलग थी, और ये रियलिटी क्यों अलग बनी? क्योंकि सोशल एक्शन कुछ अलग हुआ। और सोशल एक्शन क्या था? हमने अपने द्वारा किया गया एक्शन जो कि सोसाइटी के रिस्पेक्ट में किया गया है। यहाँ पे सोसाइटी कुछ अलग थी तो सोशल एक्शन कुछ अलग टाइप का था, यहाँ पे सोसाइटी कुछ अलग थी तो सोशल एक्शन कुछ अलग टाइप का था। तो मैंने सोशल एक्शन को आपको बता दिया। सोशल एक्शन किस रिस्पेक्ट में किया जाता है? सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे सोसाइटी कुछ अलग थी, यहाँ पे सोसाइटी कुछ अलग है, और उस सोशल एक्शन के रिजल्ट भी कुछ अलग होते हैं, और उस रिजल्ट से सोशल स्ट्रक्चर भी अलग बनते हैं। देख रहे हैं आप? तो आप देख रहे हैं इस पूरे डिस्कशन से आप पता कह सकते हैं सोशल एक्शन ही सोशल स्ट्रक्चर की नींव रखते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। ये कहते हैं एक सोशल एक्शन ब्यूरोक्रेसी का। यहाँ पे एग्जांपल मान लिया आपने आईएएस, बाबूगिरी। ब्यूरोक्रेसी का बेसिक मीनिंग होता है बाबूगिरी। ये आपको घरों में भी देखने को मिल जाएगी, सब जगह। तो एक सोशल स्ट्रक्चर बना हुआ है ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी पहले है या सोशल एक्शन पहले है? तो आप मुझसे कह सकते हैं एज पर पॉजिटिविस्ट एक सोशल स्ट्रक्चर है, वह डिफाइन करेगा सोशल एक्शन। लेकिन वेबर कह रहे हैं नहीं, सोशल एक्शन पहले है, उससे जब वो सोशल एक्शन रिपीट होता रहता है तब कहीं ब्यूरोक्रेसी बन जाती है। और उस सोशल एक्शन को इन्होंने कहा लीगल रेशनल सोशल एक्शन। मीन्स कहीं लिखा हुआ है तो लीगल है, रेशनल मीन्स गोल ओरिएंटेड है, और समाज को ध्यान में रखते हुए किया गया काम। अब देखिए यहाँ पे लीगल क्या है? ब्यूरोक्रेसी में सब कुछ लिख दिया जाता है। बाबूगिरी में क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे फाइल मूव करेगी, ये सब कहीं फाइल में लिखा हुआ है, कहीं कानून में लिखा हुआ है, तो लीगल तो है ही। फिर रेशनल कैसे है? बाबुओं को पता है किस महीने में कितना काम करना है, क्या गोल्स हैं, गवर्नमेंट के गोल्स क्या हैं, उसको क्या अचीव करना है। ठीक है, तो लीगल है, रेशनल है। सोशल एक्शन क्यों है? क्योंकि ये समाज को ध्यान में रखते हुए ही ये काम करते हैं। अगर समाज ना हो तो ये वहां पे ऑफिस में क्यों जाएं? अगर वो समाज की एग्जिस्टेंस ना हो, अगर वो समाज को ना माने तो वो वैसे ट्रीट ही क्यों करें? जो बाबू ऑफिस में जैसे बात करता है, क्या वो घर पर वैसे बात करता है? वो घर पे कहीं पिता होता है,
या मान लिया माता होती है, जबकि वही बाबू ऑफिस में बाबूजी होते हैं। तो इनके जो एक्शंस हैं बाबूजी के, वह अपनी सोशल कंडीशन के आधार पर होते हैं। तो एक सोशल कंडीशन में वो ब्यूरोक्रेट हो जाते हैं। तो आपने देखा सोशल एक्शन ही सोशल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं। एक और एग्जांपल मैं बताता हूं। रेशनल मींस गोल ओरिएंटेड, गोल क्या, प्रॉफिट का इस केस में। इकोनॉमिक, मार्केट सेंट्रिक, सोशल एक्शन। तो मार्केट सेंट्रिक सोशल एक्शन डिराइव्ड बाय प्रॉफिट ओरिएंटेड गोल इज नॉन एज कैपिटलिज्म। तो आप कैपिटलिज्म ऐसे सोशल स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यार, इससे पहले तो सोशल एक्शन होंगे कुछ ऐसे कि कुछ लोग बैठेंगे एक मार्केट में, मार्केट होगा, मार्केट में कुछ लोगों के गोल होंगे, गोल क्या होगा, प्रॉफिट। वो एक तरीके से एक्ट करेंगे, सोशल एक्शन हो जाएगा वो। फिर कहीं एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको कहा जाएगा कैपिटलिस्ट स्ट्रक्चर। इस टाइप की डिस्कशन कर रहे हैं वेबर साहब। अब आपको समझ में आ गया होगा हाउ सोशल एक्शन विल लीड टू सोशल स्ट्रक्चर। तो इस सोशल एक्शन का जो एक ब्यूरोक्रेटिक सोशल एक्शन है, उसका मोटिव क्या है, रेशनलिटी। यहां पर मोटिव क्या है, प्रॉफिट। तो वेबर साहब कहते हैं अवर सोशल एक्शन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवर साइकोलॉजी। साइकोलॉजी अगर रेशनल ना होती तो शायद ब्यूरोक्रेसी ना बनती। साइकोलॉजी अगर मार्केट सेंट्रिक या प्रॉफिट सेंट्रिक ना होती तो कहीं कैपिटलिज्म ना आता। अब साइकोलॉजी भी डिपेंड करती है मूड और मोटिव्स पर। एंड कल्चर्स, ये कल्चर का मीनिंग क्या है, कंटेक्स्ट या वैल्यूज। इंडिया में कैपिटलिस्ट कल्चर बहुत दिन बाद आया, जब ब्रिटिश आ गए। उससे पहले हम लोग कैपिटलिस्ट नहीं हुआ करते थे। अपने आप प्रॉफिट को बहुत तवज्जो नहीं दी जाती थी। हम लोग जो है वो तवज्जो देते थे मोरालिटी पे, आपसी सहयोग पर, इन सब बातों पर हम फोकस करते थे। तो इसलिए ये कहते हैं अवर सोशल एक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवर साइकोलॉजी एंड कल्चर। अब जब सोशल एक्शन इनके द्वारा इन्फ्लुएंस होते हैं, मीन सोशल स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं मूड, मोटिव्स एंड वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं। तो इसको कहते हैं एमएमवी। एमएमवी विल डिसाइड सोशल स्ट्रक्चर। एक इंडिविजुअल का जो मूड है, मोटिव्स हैं और वैल्यूज हैं, वही सोशल स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे। अब ये कहते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा थ्रू ऑब्जर्वेशन इज एक्सट्रीमली मैकेनिकल। ये कहते हैं जैसे पॉजिटिविस्ट लगा हुआ है डेटा लेने में, डेटा 1 ले लिया, डेटा 2 ले लिया, ये मैकेनिकल काम है। मींस इसमें कोई आत्मा वात्मा जैसा कुछ नहीं है। ये कुछ सोशलॉजिस्ट की तो आत्मा इनमें है ही नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम द डेटा इज नॉट फैक्चुअल। पहली बात तो डेटा ही नहीं फैक्चुअल होता है। D1 उठा तो ले आए, बोले ये सुसाइड का डेटा है, क्या पता वो सुसाइड हो ही ना, वो मर्डर हो, और उसको कह रहे हैं सुसाइड, क्योंकि इन्हें सुसाइड की डेफिनेशन ही नहीं पता है, या सुसाइड की डेफिनेशन में कंफ्यूजन है, या ये सुसाइड को उस तरीके से नहीं समझते हैं जिस तरीके से वो समाज सुसाइड को समझ रहा होता है। तो ये फैक्चुअल नहीं होता है। बिकॉज द सिचुएशन इज कंट्रोल्ड, देयरफॉर फैक्ट्स डू नॉट स्पीक फॉर देमसेल्फ। अब सिचुएशन इज कंट्रोल्ड की बात क्या है, मैंने आपको एक केस कल के एक लेक्चर में या इससे प्रीवियस लेक्चर में बताया था। एक सोशलॉजिस्ट जब डोमेस्टिक वायलेंस पे स्टडी करता है, तो केस 1 में जब एक मदर और उसकी डॉटर से स्टडी कराए, और केस 2 में मदर प्लस डॉटर, और जब उसका फादर भी वहीं बैठे हो, तो आप देखेंगे दोनों केसेस में जो रिजल्ट्स हैं वो अलग मिलेंगे, रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2। तो ये जो बात है कंट्रोल्ड सोशल एनवायरनमेंट या सिचुएशन, ये जब सोशल सिचुएशन बदल जाएगी रिजल्ट बदल जाएंगे। तो इसलिए ये फैक्चुअल होता ही नहीं है। इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग इज प्राइवेट whereas objective information is public, therefore sociology should be committed to truth rather than fact। अब देखिए ये क्या बात है, आपके मन में जो है मींस इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग, इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग मींस आपके मन की बात जो है वो तो आपके मन में ही है। मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको 16 सोमवार का व्रत। और एक सोशलॉजिस्ट इस व्रत को स्टडी करता है। मान लिया एक लड़की से पूछता है
और वो लड़की अपने फादर के साथ जब है, एक गर्ल है और उसके फादर हैं, और उस फादर के सामने उससे पूछती है, अच्छा बिटिया ये बताओ आप 16 सोमवार का व्रत क्यों रखती हो, हमें एक सोशियोलॉजी की स्टडी करनी है। तो वो कहेगी कुछ नहीं अंकल या सर, हम ये करते हैं क्योंकि हमें अपना वेट लॉस करना है। ठीक, अब वही गर्ल अकेली है, प्लस आप भी उसके मित्रवत हो चुके हैं, मीन्स आप उस गर्ल को बहुत जान चुके हैं, तो और वो भी आपको जानती है, और आप लोग गर्ल प्लस सोशोलॉजिस्ट में मीन्स ये ऐसे फ्रेंड एक दूसरे को ट्रीट करने लगे हैं। तब शायद ये आपको बता दे कि हाँ मैं ये जो व्रत कर रही हूँ ये मन चाहे वर के लिए कर रही हूँ। ये आपको केस दोनों समझ में आते हैं, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो जो इंडिविजुअल अंडरस्टैंडिंग ट्रुथ की है वो तो प्राइवेट रखते हैं लोग, मीन्स 16 सोमवार का व्रत तो हम करते तो मन चाहे वर के लिए हैं, लेकिन ये बात प्राइवेट है। वेरस ऑब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन जबकि समाज में जो बात फैलाई जाएगी वो ये होगी कि हम ये जो कर रहे हैं ये तो वेट लॉस के लिए कर रहे हैं, ये पब्लिक में होगी। देयरफॉर सोशियोलॉजी शुड बी कमिटेड टू ट्रुथ रादर देन फैक्ट। अब सोशियोलॉजी अगर फैक्ट फाइंड में लगी रहेगी तो वो तो कहेगी 16 सोमवार का व्रत वेट लॉस के लिए किया जाता है, ये तो फैक्ट हो गया जो दिख रहा है, और दिख तो यही रहा है कि समाज जो कह रहा है। लेकिन ट्रुथ कब पता लगेगा, जब वह उसका कंटेक्स्ट स्टडी करेगा। और कंटेक्स्ट में क्या होगा, यार भाई ये अगर अमेरिकन सोसाइटी होती तो क्या पता 16 सोमवार का व्रत अगर होता तो वो वेट लॉस के लिए हो भी जाता है। लेकिन अगर इंडियन सोसाइटी है और पर्टिकुलरली यूपी में है और पर्टिकुलरली कोई एक विलेज में है जिसमें ऐसा होता है, मीन्स इस फैमिली में ऐसा होता चला आ रहा है, तो ये गर्ल जो है वो तो 100% है ये मन चाहे वर के लिए कर रही होगी। लेकिन इससे ये बात पूछने के लिए आपको बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, मीन्स इन डिटेल में जाना पड़ेगा, तभी आपकी ये रिसर्च हो पाएगी। तो ट्रुथ बहुत मुश्किल से मिलता है, ये कहना है वेबर साहब का। और जो नॉन पॉजिटिविस्ट ढूंढ के लाते हैं वो तो क्या है, ऊपर सतही इंफॉर्मेशन, फैक्ट तो ऊपर मिल जाता है। तो वेबर एक एनालॉजी में बताना चाहता हूं वेबर की। आप एक रिवर में जाएं, ये रिवर मान लीजिए लॉन्ग रिवर, आप ऊपर से जो उठा लाए यहाँ पे वो तो हो गया फैक्ट, और जो बिल्कुल अंदर डीप डाइव करके गए यहाँ पर, यहाँ से जो उठा के लाए वो हुआ ट्रुथ। तो पॉजिटिविस्ट तो यहीं रह जाते हैं, जबकि वेबर कह रहे हैं हमें यहाँ जाना है। अब आप समझ गए होंगे क्या वेबर कहना चाहते हैं। बिहाइंड एवरी ऑब्जेक्टिव एक्शन देयर आर प्रेजेंट मोटिव्स एंड मीनिंग्स। मोटिव्स एंड मीनिंग्स मैंने आपको इसमें अच्छी तरीके से बता दिया है, आप इससे इसको रिलेट कर सकते हैं। ए रिसर्चर मस्ट इंटरप्रेट द मोटिव्स। अब रिसर्चर का क्या काम होता है, आप इस मोटिव्स को इंटरप्रेट करिए, आप इन वैल्यूज को इंटरप्रेट करिए, तभी आप ट्रुथ की तरफ अलाइन हो पाएंगे। फर्स्ट एक्शन में बी सेम बट द मोटिव्स में बी डिफरेंट। इंटरप्रिटेशन ऑफ मोटिव्स, कंटेक्स्ट, हिस्ट्री, कल्चर, उसके बाद ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन किसका, डेटा एंड फैक्ट्स, फिर उसके बाद बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी, फिर उसके बाद कहीं ट्रुथ मिलता है। तो आप देख रहे हैं वेबर जो हैं वो सबसे पहले फोकस इस पे कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन मींस अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद कहीं वो डेटा की बात कर रहे हैं इसके ऑब्जर्वेशन की, मींस पॉजिटिविज्म को रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो उस पर भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन बाद में अंडरस्टैंडिंग पे फोकस कर रहे हैं, शुरुआत में इंटरप्रिटेशन पे फोकस कर रहे हैं, और उसके बाद लास्ट में तो ट्रुथ की बात कह ही रहे हैं। तो ये जो डिफरेंस हुआ वेबर का और पॉजिटिविस्ट का हुआ। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम नॉन पॉजिटिविज्म में मैक्रो ट्रेडिशन, उसके बाद रिफ्लेक्सिव थ्योरी, उसके बाद क्रिटिकल थ्योरी में ये जो स्कॉलर्स हैं इन सभी को डिस्कस करेंगे। तो वेबर किस पे फोकस कर रहे थे, ट्रुथ पर, ना कि फैक्ट पर। फैक्ट तो ऊपर मिल जाता है, हमें ट्रुथ ढूंढना है, अंदर जाना है नदी में। चलिए अब हम देखते हैं अगले लेक्चर में हम क्या देखेंगे। आज हमने देख लिया है वेबर को हम पूरा कर चुके हैं। अब हम इस सेक्शन में जाएंगे, इसमें भी सबसे पहले हम रीड करेंगे ये वाला पार्ट, फिर रीड करेंगे ये वाला पार्ट। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं कि जो वेबर है इसको कभी आप बुक से समझ पाए थे इतना ज्यादा, आप कभी ट्रुथ और फैक्ट में अंतर समझ पाए थे, या फिर आप कभी फैक्ट को ही समझ पाए थे, फैक्ट का मीनिंग क्या होता है, या कभी आप इंटरप्रिटेशन का मीनिंग जान पाए थे, ये इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या है, या आप कभी कंटेक्स्ट को समझ पाए थे। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए हो और आपने पहली बार ऐसे सोशियोलॉजी को पढ़ा हो तो आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं यही अप्रोच फॉलो करूंगा
एग्जाम्पल्स के साथ, नहीं तो मैं दूसरी अप्रोच जो बुकिश अप्रोच है उसको फॉलो करूंगा। आप मुझे जरूर इसका रिव्यू दीजिए, फिर मैं अपने लेक्चर उसी प्रकार से ओरिएंट करूंगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।